तो ओडिशा टूरिज्म की एक टैगलाइन है, इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट, मतलब भारत का सबसे अनमोल रहस्य। और ये लाइन ना इस पर एकदम फिट बैठती है। सच तो ये कि ज्यादातर लोगों को इस राज्य के बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ओडिशा की कहानी ये एक कमाल की कहानी है जिसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। स्क्रीन पर देखिए, ये साफ नजर आएगा। एक तरफ है 1999, वो भयानक साल जब एक सुपर साइक्लोन ने सब कुछ तबाह कर दिया था। और फिर दूसरी तरफ है आज का ओडिशा, वही राज्य जिसकी मिसाल आज यूनाइटेड नेशंस तक देता है और जो हॉकी वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट कर रहा है। कमाल है ना? तो सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे? एक राज्य जो सचमुच अपने घुटनों पर आ चुका था, उसने अपनी पूरी की पूरी किस्मत पलट कैसे दी? आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ओडिशा की जो मुश्किलें थी वो कोई 20वीं सदी में शुरू नहीं हुई। नहीं, इसकी जड़ें तो सदियों पुरानी हैं। उपेक्षा की जड़ें। एक ऐसा समय जब ये बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए बस एक बाहरी इलाका था और कुछ नहीं। और यहाँ ना एक पैटर्न साफ साफ दिखता है, चाहे मुगलों का दौर ले लीजिए जो दिल्ली आगरा से हुकूमत करते थे, या फिर मराठों का जिनके लिए ये साम्राज्य का बस एक कोना था। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इसे बंगाल और मद्रास के बीच एक बफर जोन बनाकर छोड़ दिया। नतीजा हमेशा एक ही रहा। शासन तो सबने किया, पर यहाँ के विकास के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अच्छा, तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब भी हालात कुछ खास नहीं बदले। सोचिए, लिटरेसी रेट बहुत कम, एक बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की, और सबसे बड़ी विडंबना ये कि राज्य के पास खनिज का इतना बड़ा भंडार था, फिर भी गरीबी से जूझ रहा था। सारा का सारा पैसा बस कुछ लोगों की जेबों में जा रहा था। इसी को कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। और उस वक्त भ्रष्टाचार किस लेवल पर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। ये कोई और नहीं बल्कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद ओडिशा में कहा था कि दिल्ली से जब 1 रुपया भेजा जाता है तो असल हकदार तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 15 पैसे रह जाता है। सोचकर देखिए, बाकी के 85 पैसे कहाँ गए? बिचौलिए खा गए। फिर आया साल 1999। ये वो साल था, वो मोड़ था जिसने ओडिशा को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। राज्य को उसके सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। 10,000। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन जिंदगियों की संख्या है जो 1999 के उस भयानक सुपर साइक्लोन में खत्म हो गई। बस एक तूफान और 10,000 जाने। इस एक तबाही ने ओडिशा की जैसे कमर ही तोड़ दी और दुनिया भर में इसकी छवि बन गई, एक होपलेस केस की। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह का उजाला होता है। बस इसी तबाही और बर्बादी के बीच एक ऐसे लीडर का उदय हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक नई शुरुआत की उम्मीद। हाँ, लेकिन ये कोई टिपिकल नेता नहीं थे। इनका नाम था नवीन पटनायक। थे तो पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक के बेटे, पर राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अमेरिका से लौटे थे, दिल्ली के एक बड़े होटल में हाई फैशन बुटीक चलाते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी ही स्थानीय भाषा ओडिया ठीक से बोलनी तक नहीं आती थी। पिता की मौत के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें राजनीति में आने के लिए मनाया गया। मतलब उनका बैकग्राउंड इतना अलग था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही शख्स एक दिन ओडिशा की पूरी तस्वीर बदल देगा। और बस यहीं से शुरू हुई ओडिशा मॉडल की कहानी। एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने राज्य को बदलने का एक साफ सुथरा खाका तैयार किया। और ये पूरा का पूरा मॉडल 3 मेन पिलर्स पर टिका था। तो प्लान क्या था? प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। नवीन पटनायक की सरकार ने 3 चीजों पर फोकस किया। नंबर 1, राज्य में नई नई इंडस्ट्रीज को लाना। नंबर 2, फालतू खर्चों पर लगाम कसना, यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना। और नंबर 3, जो कि सबसे जरूरी था, बार बार आने वाले तूफानों से निपटने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कभी फेल ना हो। एक बार फिर से उस 1999 के आंकड़े को याद करते हैं। 10,000 मौतें। ये दिखाता है कि उस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। और अब इस नंबर को देखिए, सिर्फ 44। 2013 में जब फैलिन तूफान आया, जो कि 1999 वाले से कम नहीं था, तो सरकार ने रिकॉर्ड 10 लाख लोगों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। 10,000 से सीधे 44। ये जो बदलाव था ना, ये हैरान कर देने वाला था। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हाँ, ओडिशा मॉडल काम कर रहा है।
और ये चमत्कार सिर्फ जाने बचाने तक ही सीमित नहीं था, इकोनॉमी में भी हो रहा था। जरा इस चार्ट पर नजर दौड़ाइए। साल 2000 से पहले ओडिशा की ग्रोथ रेट क्या थी? करीब 4%। लेकिन जैसे ही नई नीतियां लागू हुई 2003 से 2012 के बीच, ये रफ्तार सीधे डबल हो गई, 8%। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो उसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है, और पढ़ा भी। साल 2000 में राज्य की लगभग आधी आबादी, मतलब 47% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, और सिर्फ एक दशक में 2012 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 22% रह गया। पूरे 25 पॉइंट की गिरावट। ये कोई छोटी बात नहीं थी। सवाल है कि ये सब हुआ कैसे? राज्य ने 2001 और 2007 में कुछ गेम चेंजिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई। इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए पूरा माहौल ही बदल दिया। मेक इन उड़ीसा जैसे बड़े बड़े समिट हुए, और नतीजा ये हुआ कि 2011 आते आते ओडिशा पूरे देश में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI खींचने वाला राज्य बन गया था। लेकिन इतनी जबरदस्त तरक्की के बाद भी ये मान लेना गलत होगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, और रास्ते में अब भी कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। आज भी अगर देखें तो ओडिशा का जो दक्षिणी के इलाका है, उसे हंगर बेल्ट कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां आज भी आधी से ज्यादा आबादी गरीब है। कुछ जिलों में नक्सलवाद आज भी विकास के रास्ते में एक रोड़ा बना हुआ है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां आज तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। और हाँ, टूरिज्म, उसमें जो अपार क्षमता है उसे भी अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। तो कुल मिलाकर ओडिशा की कहानी किसी चमत्कार से कम तो है नहीं, एक होपलेस केस से दुनिया के लिए एक मॉडल बनने तक का सफर। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे पिछड़े राज्य इस मॉडल से कुछ सीख सकते हैं? क्या वो भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या ये चमत्कार दोहराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।